नमस्कार, मैं डॉक्टर विभा शर्मा एविडेंस यानी कि साक्ष्य पर अपने दूसरे लेक्चर के साथ आज फिर आपके साथ उपस्थित हूँ। इस लेक्चर में आज मैं बात करूंगी साक्ष्य के साधारण अर्थ के संबंध में और इसके वर्गीकरण के संबंध में। तो आइए शुरुआत करते हैं कि इसका अर्थ और वर्गीकरण हम किस प्रकार से करते हैं। तो साक्ष्य के साधारण अर्थ और उसके वर्गीकरण के बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों के साथ में इस पर्टिकुलर स्लाइड में एक पॉइंट वाइज ब्रीफ कह सकते हैं तैयार करके लाई हूँ, जिससे कि आप लोगों को आइडिया मिल जाए कि आने वाली इन 20-25 मिनट्स में आप इस लेक्चर के दौरान क्या क्या जानकारियां प्राप्त करेंगे। So here is a brief. One is, first of all, I would be discussing the origin. इसका evidence शब्द का origin कहाँ से हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, and then procedural and substantive law, प्रक्रियात्मक तथा सारवान विधि से हम क्या समझते हैं, और इंडियन एविडेंस एक्ट या एविडेंस लॉ इन दोनों में से किस वर्ग में आता है। उसके बाद में एविडेंस का साधारण अर्थ यानी जनरल मीनिंग, हम लोग क्या समझते हैं जब हम साक्ष्य शब्द सुनते हैं। फिर इसका प्रभाव यानी ऑपरेशन, इसका क्षेत्र कहाँ पे होगा एविडेंस लॉ का। फिर ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है इसके बारे में जानकारी देखेंगे, और उसके बाद में साक्ष्य के विभिन्न जो वर्गीकरण है वो क्या क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। एविडेंस शब्द जो कि अंग्रेजी का पद है, वास्तव में वह लैटिन वर्ड एविडेंस एविडेर से निकला है, जिसका अर्थ है टू शो क्लियरली, स्पष्ट रूप से दर्शित करना, टू एसरटेन क्लियरली, स्पष्ट रूप से निश्चित करना, टू डिस्कवर क्लियरली, स्पष्ट रूप से अन्वेषण करना। तो जब हम इस पद को अपने आप में ही देखते हैं तो हमारे सामने यह बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है कि साक्ष्य वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी बात के बारे में सही रूप से देख भी सकते हैं, उसके बारे में कोई निर्धारण भी कर सकते हैं, और उसके संबंध में यदि हमें कुछ अन्वेषण करना है, डिस्कवर करना है, तो उसके माध्यम से हम वो भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि साक्ष्य संबंधित जो विधि है वह वास्तव में किस प्रकार की विधि है। हम लोग सभी जानते हैं कि किसी भी देश में कुछ अधिनियमित विधियां होती हैं। वो अधिनियमित विधियां दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो हो सकती है प्रक्रियात्मक विधि यानी प्रोसीजरल लॉ, और दूसरी सारवान विधि यानी सब्सटेंटिव लॉ। तो पहले सब्सटेंटिव लॉ के बारे में यदि बात करें तो सब्सटेंटिव लॉ वह विधि होती है जिसमें कि व्यक्तियों के राइट्स, ड्यूटीज, उनकी लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस इत्यादि वर्णित रहते हैं। सारवान विधि वह विधि है जिसमें कि व्यक्तियों के अधिकारों, कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों इत्यादि के बारे में वर्णन रहता है, जैसे कि संविदा विधि हुई, या उत्तराधिकार की विधि हुई, या संपत्ति संबंधित विधि हुई। तो उनको जब हम पढ़ते हैं, उनको जब हम देखते हैं, तो हमें पक्षकार जो भी कोई अगर संव्यवहार करते हैं या किसी पर्टिकुलर स्थिति में है, तो उनके संबंध में क्या नियम लागू होंगे ये हम लोग जानते हैं, और उनके क्या अधिकार होंगे और क्या कर्तव्य इत्यादि होंगे उनके बारे में भी हम समझते हैं। जहां तक प्रक्रियात्मक विधि का प्रश्न है, ये दो भागों में आगे हम विभाजित कर सकते हैं, जैसा कि प्लीडिंग्स एंड प्रोसीजरल लॉ यानी अभिवचन तथा प्रक्रिया विधि। तो अब अभिवचन तथा प्रक्रिया विधि वह विधि है जिसके के द्वारा सिविल मामले में या आपराधिक मामले में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अभिवचन किस प्रकार से लिखे जाएंगे, उनके बारे में किस तरह से रिटन स्टेटमेंट यानी कि प्रत्युत्तरदाता की तरफ से आएगा, ये सारी की सारी बातें उसमें वर्णित होती हैं। अगर कोई आपराधिक मामला है तो उसमें चार्ज कैसे फ्रेम होगा, पुलिस किस प्रकार से अन्वेषण करेगी, किस तरह से वह उसको मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करेगी, कैसे उसका चालान बनेगा इत्यादि, उस सब के बारे में हम सीआरपीसी में जानते हैं। तो वह हुई कि किसी भी सिविल या आपराधिक मामले में प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी, उसके संबंध में नियम बताए गए हैं। जो साक्ष्य विधि है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। हालांकि
यह अपना स्थान प्रक्रियात्मक विधि के अंतर्गत ही पाती है, लेकिन इसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि किसी मामले में कोई तथ्य अस्तित्व में था या नहीं था। अब कोई तथ्य अस्तित्व में था या नहीं था का क्या अर्थ? यहाँ पर मैं एक उदाहरण अगर लूं तो डॉक्टर अवतार सिंह ने जैसे अपनी बुक पे लिखा था कि हर मामले में जब न्यायालय के समक्ष कोई बात जाती है या कोई तथ्य जाता है तो उस तथ्य के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है या अनेक तथ्यों की श्रृंखला जरूर होती है। ऐसे तथ्य जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में घटित होते रहते हैं। और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि मान लीजिए एक बहुत ही भीड़ भाड़ भरी एक सड़क है और उस पर लोग आ जा रहे हैं, वाहन आ जा रहे हैं और सब लोग बहुत तेजी से चल रहे हैं। अचानक ही दो वाहन आपस में भिड़ जाते हैं, एक दूसरे से टक्कर हो जाती है और उनमें से एक वाहन में कोई एक्सप्लोजिव सामान यानी इस तरह विस्फोटक कोई पदार्थ था और उससे बहुत जोर से आवाज हुई मान लीजिए, और पास में ही एक अस्पताल है, हॉस्पिटल, जहां पर एक नर्स है जो कि एक नवजात शिशु को अपने हाथ में लिए हुए है। अचानक से इस धमाके की आवाज से वह डर जाती है और हड़बड़ी में उससे वह बच्चा हाथों से छूट जाता है जिससे उस बच्चे को चोट लग जाती है। अब इस एक पर्टिकुलर घटना के घटित होने के बाद में बहुत सारे मामले ऐसा हो सकता है कि वह न्यायालय के सामने प्रस्तुत हो, उनके समक्ष प्रस्तुत हो। तो ऐसे मामलों में न्यायालय को हर बार यह मालूम करने की आवश्यकता होगी कि ये यदि घटित हुआ जैसा कि सामने का पक्षकार कह रहा है तो इसके घटित होने में क्या तथ्य इन्वॉल्व थे, क्या तथ्य जो थे वह कैसे इन्वॉल्व थे, सम्मिलित थे। और उसके बाद में ही अन्वेषण के द्वारा वो ये जानकारी निकाल सकते हैं कि किसकी गलती थी या किसकी गलती नहीं थी। और अकॉर्डिंगली अगर कंपनसेशन का मामला है क्षतिपूर्ति का तो क्षतिपूर्ति इत्यादि का भी निर्धारण कर सकते हैं, डैमेजेस का निर्धारण भी किया जा सकता है। तो बिफोर गिविंग द जजमेंट, बिफोर अराइविंग एट द कंक्लूजन in the given facts and the circumstances of a particular case, the court have to consider all the facts that is brought before it. Now, this bringing of facts before it actually is what law of evidence is all about. जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में भी लिखा है, the main objective of law of evidence is to lay down the rules relating to prove facts. इसका मुख्य उद्देश्य साक्ष्य विधि का होता है तथ्य को साबित करने से संबंधित नियमों को प्रतिपादित करना, because it is only these means by which facts are proved. So therefore we can say that law of evidence actually lays down those rules according to which the facts of a case can be proved or disproved before a court of law. So therefore, we can very well arrive at a conclusion that साक्ष्य विधि की सहायता से हम किसी तथ्य को साबित भी कर सकते हैं या उसको ना साबित भी किया जा सकता है। और न्यायालय के लिए यह मालूम करना कि कोई तथ्य अस्तित्व में है या नहीं है वह तभी संभव होगा जब वह साक्ष्य विधि के जो दिए गए नियम है उनके अनुसार कार्य करे। So generally, evidence means facts which are produced by the parties either orally or in the written form before the court to prove the existence or non-existence of disputed facts. साधारणतया साक्ष्य का अर्थ है तथ्य जो कि पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, चाहे मौखिक या लिखित रूप में, न्यायालय के समक्ष विवादित तथ्यों के अस्तित्व या अनस्तित्व को साबित करने के लिए। तो साधारणतया हम लोग समझ सकते हैं कि जो साक्ष्य है, एविडेंस है,
ये दो प्रकार से न्यायालय के सामने लाया जा सकता है, एक तो मौखिक और जिसे हम ओरल एविडेंस बोलते हैं, मौखिक साक्ष्य, और या फिर रिटन फॉर्म यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिसे हम दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जानते हैं। और ये कहाँ प्रस्तुत होगा? तो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगा। किस कार्य के लिए प्रस्तुत होगा? किसी विवादित तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को साबित करने के लिए। Now, it is also important for us to understand the nature or applicability of law of evidence. So, law of evidence is actually lex fori. यह देशीय या स्थानीय विधि होती है। इसका अर्थ यह हुआ that all the matters relating to evidence will be governed by the law of the country where the proceedings are conducted. साक्ष्य संबंधित सभी मामले उस देश की विधि से शासित होंगे जहां कार्यवाही का संचालन हो रहा है। तो मान लीजिए कि यदि अमेरिका में कोई मामला न्यायालय के समक्ष है या इंग्लैंड में कोई मामला न्यायालय के समक्ष है, इंग्लिश न्यायालय के समक्ष, तो वहां पर अमेरिका या इंग्लैंड वहीं की ही साक्ष्य विधि लागू होगी। अर्थात यह कि यूएसए में यानी अमेरिका में जब कोई न्यायालय में वाद प्रस्तुत हुआ है, मामला गया है, तो वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो रूल्स ऑफ एविडेंस हैं वही एप्लीकेबल होंगे, उन्हीं नियमों को माना जाएगा। ऐसे ही अगर ब्रिटेन में कोई मामला न्यायालय में है तो वहां पर साक्ष्य के संबंध में इंग्लैंड का नियम ही लागू होगा। ऐसे ही भारतवर्ष में भारतीय न्यायालयों के समक्ष यदि कोई मामला है तो यहाँ पर इंडियन लॉ ऑफ एविडेंस यानी जो हम अब पढ़ेंगे लॉ ऑफ एविडेंस 1872 का, उसके से संबंधित नियम ही लागू होंगे। तो देशीय या स्थानीय विधि का सीधा सा अर्थ कि जब तक कि अन्यथा अधिनियमित न किया गया हो। हाँ, ऐसा बिल्कुल संभव है। अगर लेजिस्लेचर्स ये चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर मामले में कोई बात अगर न्यायालय के समक्ष गई तो वहां पर किसी अन्य विधि को लागू किया जा सकता है, किसी अन्य देश की विधि को लागू किया जा सकता है, तो लेजिस्लेचर बखूबी ऐसा कर सकता है। किंतु जब तक कि ऐसा प्रावधानित नहीं किया जाए तब तक साधारणतया लॉ ऑफ एविडेंस वहीं का ही लगेगा, वहीं के ही साक्ष्य के नियम लागू होंगे जहां पर कि मामला न्यायालय में चल रहा है। साधारणतया यही होता आया है क्योंकि यही अपेक्षित भी है और यही सुविधाजनक भी। It is also convenient because how the fact will be proved or disproved in a court of law should be as per the law or the rules which are laid down and which are applicable in a particular country where the case is actually being conducted. साक्ष्य दो रूपों में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, एक मौखिक साक्ष्य और दूसरा दस्तावेजी साक्ष्य। दस्तावेजी साक्ष्य बाद में देखेंगे, पहले हम लिखते हैं मौखिक साक्ष्य क्या होता है। तो मौखिक साक्ष्य तथ्यों की व्यक्तिगत स्वीकृति होती है, चाहे वह शब्दों के द्वारा हो, संकेत के द्वारा हो या किसी भी अन्य माध्यम से हो, जो कि न्यायालय के समक्ष हो। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर के अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी तथ्य से संबंधित जो भी उसके पास है वह न्यायालय को शब्दों के द्वारा, संकेत के द्वारा या किसी भी अन्य माध्यम से बतला सकता है। So oral evidence is the personal acknowledgement of facts by words, gestures or signs or by any other means to the court. Secondly, documentary evidence. So any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks. Electronic records like CD and pen drive etc. are also included. तो दस्तावेजी साक्ष्य वह होता है जबकि कोई विषय जिसे किसी पदार्थ पर अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है अक्षरों, अंकों या चिन्हों के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से जैसे कि सीडी, पेन ड्राइव इत्यादि, इन साधनों के उपयोग के द्वारा। तो यहाँ पर मौखिक साक्ष्य के अलावा जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वह किसी पदार्थ के ऊपर अभिव्यक्त या वर्णित होना चाहिए। अब यह पदार्थ कोई भी हो सकता है, कागज हो सकता है, मेज हो सकती है, दीवार हो सकती है,
कोई अभिलेख कहीं पे जैसे पत्तों पे पुराने जमाने पे लिखा जाता था, वह भी हो सकता है। कहीं लकड़ी के ऊपर कुछ लिखा गया है, वह भी हो सकता है। अक्षरों के माध्यम से भी हो सकता है, जो कि हम लोग अभी देख रहे हैं, आप भी स्लाइड्स पे देख रहे हैं जो अक्षरों का यूज किया गया है, अल्फाबेट्स का। अंकों के माध्यम से, फिगर्स के माध्यम से भी हो सकता है। मान लीजिए ये साबित करना हो कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया था और मेरे मोबाइल का जो नंबर है वह यह है, तो मेरे पास में अगर वह अंकों के रूप में प्रस्तुत है तो मैं वो अंक जब न्यायालय को प्रस्तुत करूंगी कि और ये कहूंगी कि ये जो मोबाइल है ये मेरा ही है, क्योंकि मेरे नाम से ये जब बिल कटा था तो उसमें मेरे मोबाइल का नंबर जो है वह अंकित था। तो वो अंकों के माध्यम से न्यायालय देख सकता है, या चिन्हों के साधन से। मान लीजिए कि कोई चिन्ह अगर बनाया गया है, जैसे स्वास्तिक का चिन्ह, तो कि भाई शुभ कार्य कर रहे थे तो देखिए ये स्वास्तिक का चिन्ह भी बना हुआ है। तो चिन्ह जो है वो किसी ना किसी पदार्थ के ऊपर ही होगा, तो चिन्हों के माध्यम से भी हम बात कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जैसे सीडी हुआ या पेन ड्राइव हुआ, उनके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर कोई चीज उसमें अंकित है यानी रिकॉर्डेड है, तो वह भी एविडेंस के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है और वह दस्तावेजी साक्ष्य होगा। In this slide, we can see the various categories of evidence. साक्ष्य के विभिन्न वर्गों को हम इस स्लाइड में देख सकते हैं। पिछली स्लाइड्स में हमने ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में समझ लिया है, तो अब यहाँ ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के विभिन्न वर्गों को भी देखेंगे। ओरल एविडेंस में 3 वर्ग और हम कर सकते हैं। पहला डायरेक्ट एविडेंस यानी प्रत्यक्ष साक्ष्य, दूसरा सर्कमस्टांशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्य, तीसरा हियरसे एविडेंस यानी अनुश्रुत साक्ष्य। तो डायरेक्ट एविडेंस क्या है, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। वास्तविक विवाद बिंदु के बारे में जो साक्ष्य है उसे हम डायरेक्ट एविडेंस कहते हैं। इसे एक उदाहरण से अगर समझें तो मान लीजिए ए ने बी को सी की डंडे से हत्या करते हुए देखा। ए जब यह बात न्यायालय में जाकर के कहता है तो यह डायरेक्ट एविडेंस होगा, यानी प्रत्यक्ष साक्ष्य होगा, क्योंकि ए ने स्वयं बी को सी की डंडे से हत्या करते हुए देखा है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस वह साक्ष्य जो विवाद बिंदु के अतिरिक्त अन्य तथ्यों का साक्ष्य है, उसे हम परिस्थिति जन्य साक्ष्य यानी सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहते हैं। अब जो हमने अभी इलस्ट्रेशन देखी थी उसमें यदि हम ये पाए कि डी ने बी को गुस्से में डंडा लेके सी के कमरे में जाते हुए देखा था, तो यहां जब डी न्यायालय में जाकर के साक्ष्य देता है कि उसने बी को गुस्से में सी के कमरे में डंडे के साथ जाते हुए देखा हत्या से ठीक पहले, यह परिस्थिति से संबंधित होने के कारण परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहलाएगा। अनुश्रुत साक्ष्य यानी हियरसे एविडेंस वह है जबकि किसी व्यक्ति ने ना तो कोई तथ्य अपने सामने घटित होते हुए देखा है और ना ही परिस्थिति जन्य कोई साक्ष्य जो है उसका वह साक्षी है, और उसने केवल किसी अन्य से इसके बारे में सुना है। तो वह व्यक्ति यदि न्यायालय में जाकर साक्ष्य देता है वह हियरसे एविडेंस यानी अनुश्रुत साक्ष्य आएगा। जो एग्जाम्पल हमने अभी पहले देखा था कि जब ए ने बी को सी की डंडे से हत्या करते हुए देखा, इसमें ए यदि अपने किसी अन्य दोस्त को इस घटना के बारे में बतलाता है, मान लीजिए एक्स दोस्त को ए ने इस घटना के घटित होने के बारे में बतलाया, एक्स ने आगे जाकर के वाई को इस तथ्य के बारे में कि ए ने एक्स को यह बतलाया है कि बी ने सी की हत्या की थी, ये बात वाई को बतलाई। वाई यदि न्यायालय में जाकर साक्ष्य देता है तो उसका साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में यानी कि हियरसे एविडेंस की श्रेणी में होने के कारण न्यायालय के द्वारा ग्राह्य नहीं किया जाएगा। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे, जिसे हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक हो गया प्राइमरी और दूसरा हो गया सेकेंडरी। इस बात से आप लोग बखूबी वाकिफ हैं कि जब आप कॉलेज में आते हैं
तो हम सबसे पहले आपसे आपकी मार्कशीट मांगते हैं ओरिजिनल। तो ओरिजिनल जो आपका डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट है, वह हो गई प्राइमरी एविडेंस। जब हम उसकी कॉपी आपसे मांगते हैं, प्रतिलिपि मांगते हैं, वो हो गई सेकेंडरी एविडेंस। तो न्यायालय के समक्ष प्राइमरी एविडेंस भी जाता है और सेकेंडरी एविडेंस भी न्यायालय की अनुमति से, जो कि वह विशिष्ट परिस्थितियों में ही देते हैं, जिनके बारे में हम लोग आगे के लेक्चर्स में जानेंगे। ऐसे में जब द्वितीयक साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है जो कि मूल नहीं है यानी प्राथमिक नहीं है, तो उसे हम सेकेंडरी एविडेंस जानते हैं। उसके बाद में एक और कैटेगरी आप देख रहे हैं, रियल यानी कि मूल। अब फिर जब मैंने ओरल एविडेंस की बात की थी और उसमें डायरेक्ट एविडेंस की जब बात की, तो मैंने आपको बताया था कि ए ने बी को सी की हत्या डंडे से करते हुए देखा। ये डंडा जब न्यायालय में यदि प्रस्तुत होगा तो वह रियल एविडेंस की श्रेणी में आएगा। अब यहाँ पे केवल औजार ही न्यायालय के समक्ष जब प्रस्तुत हो तो वो रियल एविडेंस में आए, ऐसा नहीं है। यदि मान लीजिए चोरी का मामला है, तो चोरी का माल जब न्यायालय में प्रस्तुत होगा तो वह भी रियल एविडेंस की श्रेणी में ही आएगा। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं एविडेंस की। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर मेरा ये जो दूसरा लेक्चर है एविडेंस पर, ये मैं समाप्त करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को इन वीडियोस के माध्यम से साक्ष्य के संबंध में अब तक जो मैंने जानकारी साझा की है वह समझ में आई होगी, और आगे जब आप पढ़ेंगे इसको तो आप इसे अच्छी तरह से समझ सकेंगे। थैंक यू so much, and I would also ask all of you to give comments, to write the comments, and also you can just raise any query or question in my WhatsApp. You all have my number. So thank you so much, and just take care of yourselves and be safe.